हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के थर्ड लेक्चर के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ओके, और आज हम लोग मेनली 3 टॉपिक के सवालों को देखेंगे। और आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका फूड चेन से संबंधित जो सवाल होंगे उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे जितने सवाल आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। और लास्ट में हम लोग इकोसिस्टम से जितने भी मिसलेनियस टॉपिक इस टॉपिक से सवाल आ रखे हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो इन 3 टॉपिक को मिला के ऑलमोस्ट 30+ सवाल आपको आज देखने को मिलेगा। ओके, 30+ क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक के सवालों पे जाने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है फूड चेन, तो फूड चेन क्या होता है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है उसको जान लेते हैं। और इकोसिस्टम के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। ओके, तो फूड चेन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन बेसिकली हमें यह बताता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड है, फूड प्लस एनर्जी, वो एक जीव से दूसरे जीव में कैसे मूव कर रही है, यानी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, उसी को हम लोग मतलब फूड चेन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में फूड का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है और फूड के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, उसी चीज़ के जब हम अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत करेंगे, वो फूड चेन के अंतर्गत करेंगे। तो बेसिकली यह एक तरीके का ऐसा सिस्टम है या ऐसा चेन है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लिंक होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राणी या कोई एनिमल अगर फूड खाएगा तो ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ फूड खाएगा, फूड के साथ साथ वो एनर्जी को भी कंज्यूम करेगा। ओके, वही वो जो एनर्जी होगी और वही जो फूड होगा वही उसके बॉडी को मूव करने में या उसे जीवित रहने में सहायता प्रदान करेगी। तो बेसिकली जो फूड चेन होगा उसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रोड्यूसर होता है या प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर से लेकर ये टॉप कंज्यूमर तक कैसे फूड के साथ साथ एनर्जी जो मूव करती है उसे आज हम लोग अध्ययन करके देखेंगे। ओके, और ऑलमोस्ट ये टॉपिक हर साल लगभग यूपीपीसीएस में एक सवाल तो देखने को मिल ही जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो दूसरा टॉपिक होगा वो फूड चेन से ही संबंधित होगा, क्योंकि अगर फूड चेन में मैंने आपको बताया कि वो चेन या वो इकोसिस्टम में ऐसा एक तंत्र है जो जिससे फूड और एनर्जी का मूवमेंट बताता है, तो बेसिकली वही आपका सेकंड टॉपिक में ये कवर करना होगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी मिलता जुलता ही ये टॉपिक का नाम है जो कि मैंने आपको फूड चेन में बताया है। इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि वह बेसिकली यह एक ऐसा पारितंत्र होता है जिसमें किसी स्पीसीज और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक जो है उसको कवर करने की आज हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग आज के पहले टॉपिक का पहला सवाल देखते हैं जो कि फूड चेन से होगा। ओके, तो पहला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि जो ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड बाई, यानी जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो कैसे बनता है। तो ट्रॉफिक लेवल बेसिकली, ट्रॉफिक लेवल सबसे पहले ये समझें कि होता क्या है। अगर तो बेसिकली ट्रॉफिक लेवल और फीडिंग पोजीशन होते हैं, यानी एक तरीके का ये एक स्टेप होता है किसमें, फूड चेन में या फूड वेव में। फूड चेन और फूड वेव ये दो टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, फूड चेन एंड फूड वेव। इसमें बस एक ही फर्क है कि अगर हम फूड चेन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें हमें यह अध्ययन करने को मिलेगा कि किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड होता है, फूड के साथ साथ जो एनर्जी होता है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है एक जीव से लेकर दूसरे जीव के बीच में। ओके, ये हो गया एक चेन, यानी एक सिस्टम की बात अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा फूड चेन के अंतर्गत। अगर कई फूड चेन मिल करके अगर इस सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएंगे आपके फूड वेव में। यानी वेव का मतलब बेसिकली जाला होता है। तो यानी कुछ जैसे सपोज कीजिए कि मल्टीपल फूड चेन का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम फूड वेव कहते हैं। ओके, तो बेसिकली जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल एक तरीके का फीडिंग पोजीशन होता है। यानी फीडिंग पोजीशन का मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला में एक तरीके का आप समझिए कि बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसका एक लेवल होता है, एक एक स्टेप होता है। तो बेसिकली ट्रॉपिक लेवल आर द फीडिंग पोजीशन या स्टेप इन अ फूड चेन और फूड वेव शोइंग हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू द एन इकोसिस्टम। ओके, यानी ट्रॉपिक लेवल हमें ये बताता है कि किसी भी फूड चेन या फूड वेव में
कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, बेसिकली वो हम लोग ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाई, सवाल यही पूछ रहा है कि ये कैसे बनता है। तो ऑप्शन दे रखा है कार्निवोर एनिमल्स, या प्लांट्स वनली, या एनिमल्स वनली, या ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ट्रॉपिक लेवल बनता है वो या तो फूड चेन के थ्रू बनता है या फूड वेव के अंतर्गत बनता है। फूड चेन फूड वेव को मैंने आपको बता ही दिया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऐसे जीव जो कि फूड चेन से लिंक होते हैं वही आगे चल करके ट्रॉपिक लेवल का निर्माण करते हैं। ओके, ये कई स्टेप में होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हो गया आपका पिरामिड। ओके, ये पिरामिड हो गया, इसमें अलग अलग लेयर बनते हैं या अलग अलग स्टेप बनते हैं, जिसे हम लोग अभी अभी फीडिंग स्टेप बोले। ओके, तो ये सपोज कीजिए ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो सपोज कीजिए जो पहला स्टेप होता है स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, स्टेप वन। स्टेप वन को जनरली हम लोग प्रोड्यूसर इसमें रखते हैं, प्रोड्यूसर। ओके, अब प्रोड्यूसर क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रोड्यूसर की इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर है। अगर प्रोड्यूसर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि वो इकोसिस्टम उतना ही हरा भरा होगा, यानी इतना ही प्रॉपर तरीके से उस इकोसिस्टम में रहना आसान होगा, प्रॉपर तरीके से आपको भोजन मिलेगा, सांस मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। तो बेसिकली प्रोड्यूसर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि वो इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो प्रोड्यूसर बेसिकली इसमें वो रखे जाते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऐसे जीव जो सनलाइट के प्रेजेंट में खुद भोजन बनाते हैं अपना। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के अलावा कुछ एल्गी हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब ऑटोट्रॉपिक यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, और ये अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंट में खुद बनाते हैं। अगर हम लोग सेकंड स्टेप की बात करें तो वो सेकंड स्टेप में वो चीज़ आ जाते हैं या ऐसे एनिमल आ जाते हैं जो कि इन इस पर्टिकुलर जस्ट अ मिनट इस प्रोड्यूसर के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब वो होता है जो किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। तो प्रोड्यूसर को जो अपना निवाला बनाता है, यानी प्रोड्यूसर से जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। ये बेसिकली एक तरीके का हर्बीवोर हो जाते हैं। जितने भी हर्बीवोर प्राणी आपको देखने को मिलेंगे, हर्बीवोर, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, बकरियां हो गई, और जो खरगोश हो गए, हिरन हो गए, ये सब क्या हैं? ये सब शाकाहारी हैं, यानी ये हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक तरीके का जो प्रोड्यूसर होता है उसी को अपना भोजन के रूप में यूज करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है ये लोग मेनली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं? तो आपके हर्बीवोर आते हैं। ओके, अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला होगा वो यहाँ पे आएगा, यानी इस वाले बॉक्स में आएगा, थर्ड वाले पे। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो हर्बीवोर को खाते हैं। ओके, बेसिकली जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे ये हर्बीवोर को जो मतलब ये हर्बीवोर जो खाते हैं बेसिकली वो माफ़ कीजिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो हर्बीवोर को खाते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर से भोजन लेते हैं। लेकिन ये कोई ना कोई जीव होंगे तभी तो ये खा रहे हैं ना इस हर्बीवोर को या इस प्लांट्स के या एल्गी को। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे ये बेसिकली आपके कार्निवोर आएंगे, कार्निवोर्स। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर बेसिकली जो एनिमल होंगे उनको जो खाते हैं वो कार्निवोर की कंडीशन कैटेगरी में आ जाएंगे, वो सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में काउंट किए जाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली मांसाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये बेसिकली जो एनिमल होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं, तो बेसिकली वो एनिमल ही तो हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो एनिमल होंगे उनको खाएगा। जब उनको खाएगा तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो कार्निवोर की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी जो कार्निवोर होते हैं इनको खाने वाले जो प्राणी होते हैं वो टॉप लेवल पे टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं, यानी ये होते हैं आपके टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर मतलब ये हो जाएंगे आपके ओमनीवोर, ओमनीवोर्स। ओके, वोमनीवोर्स का मतलब ये होता है जो ये घास पास खाते ही हैं, इसके साथ साथ ये मांस को भी खाते हैं बेसिकली। यानी जो इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब टर्शियरी वो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे
टर्शियरी कंज्यूमर यानी टॉप कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा टाइगर, लायन। अब टाइगर लायन आप लोग को पता है कि ये घास तो नहीं है खाएंगे, तो जब घास को नहीं खाएंगे तो ये बेसिकली किसको खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे, तो यानी ये इसको खाएंगे और बेसिकली ये टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आपका टाइगर लायन मैंने बता ही दिया। सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे लोमड़ी हो गई यानी फॉक्स, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, ओके। प्राइमरी कंज्यूमर की अगर बात किया जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर में अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जैसे डियर हो गया आपका, डियर के साथ साथ रैबिट हो गया, ये सब हो जाएंगे आपके कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, ओके। और ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मैंने आपको बता दिया कि जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एलगी पाए जाते हैं, ये आपके प्रोड्यूसर हो जाते हैं, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं और अपना लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ओके। तो आई होप ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल। क्यों? क्योंकि देखिए आप हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ भोजन दूसरे वाले बॉक्स में चला जा रहा है। अब भोजन तो जा ही रहा है, साथ में एनर्जी भी जा रहा है। तो बेसिकली जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो कैसे बनता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म से बनता है जो कि एक फूड चेन में लिंक होते हैं आपस में, ओके। यानी अगर यहाँ से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूसर को रिमूव कर दिया जाए तो जितने भी आपको कंज्यूमर दिख रहे हैं सारे मर जाएंगे, क्योंकि जब ये प्रोड्यूसर ही खत्म हो गया तो प्राइमरी कंज्यूमर बनेगा नहीं। जब प्राइमरी कंज्यूमर बनेगा नहीं तो सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे सर्वाइव करेगा, और जब सेकेंडरी कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो टर्शियरी वाला पहुंचने की कोई बात ही नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली ये है कि अगर इस सिस्टम में किसी एक पोजीशन या किसी एक स्टेप पे कोई डैमेज हुआ तो बाकी सारे सिस्टम जो है वो डैमेज होने के कंडीशन में आ जाएंगे। यानी मेरे कहना के मतलब ये है कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। आई होप ये जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा, ओके। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो पहला सवाल है इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम। यानी जो मैंने अभी आपको चार्ट बना के समझाया है उस चार्ट का काफ़ी यूज देखने को मिलेगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं पहले कि टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम होता क्या है। यानी ऐसे ग्रास जो लैंड पे पाए जाते हैं, जो उनमें अपना जो मिल के वो अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं, उसमें कौन सा आएगा, वो कौन सा फूड चेन एक ऑर्डर में आएगा वही पूछ रहा है। तो द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या होता है, पहले नंबर पे क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है वो आपका होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के साथ जो तीसरे नंबर पे होता है वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो टॉप पोजीशन पे होगा वो आपका टॉप कंज्यूमर, या इसी को हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ओके। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल कहना क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ओके। तो सवाल ये कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो एक एक हम लोग लॉजिक के हिसाब से समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रास यानी घास की बात कर रहा है, फिर ग्रास होपर की बात कर रहा है, फिर फ्रॉग की बात कर रहा है, फिर स्नैक की बात कर रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ हमको बताइएगा कि अगर प्रोड्यूसर में प्लांट या ग्रास को हम लोग अगर यहाँ पर रख दें, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी हो। अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन यानी प्रोड्यूसर पे अगर मैं ग्रास को रख देता हूँ तो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाने वाला कोई ना कोई टिड्डा होगा, यानी ग्रास होपर होगा, कोई ना कोई इंसेक्ट ही होगा, ग्रास होपर। हम लोग अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो इसे हम लोग ग्रास होपर कह सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, ओके। यहाँ पे अगर ग्रास होपर ना होता तो यहाँ पे इंसेक्ट हो जाता, इंसेक्ट के अलावा ये बकरियां हो जाता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो सवाल पूछा है हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। यहाँ पे एग्जांपल तो हम बहुत आपको दे सकते हैं, लेकिन सवाल में जो पूछा है हम उसके अगर थ्रू चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका ग्रास, क्योंकि ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको खाने वाला क्या होगा, ग्रास होपर यानी टिड्डा जो होता है वो आ जाएगा। अब टिड्डा यानी इंसेक्ट को कौन खाएगा, इन ऑप्शन में अगर आप देखिए तो इन ऑप्शन में मेढक ही तो खाएगा ना। मेढक क्या खाता है, इंसेक्ट को खाता है। अब मेढक को कौन खाता है, वो स्नेक खाता है। तो बेसिकली ये ऑर्डर पूछ रखा है और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ग्रास दिया है, ग्रास के बाद ग्रास होपर दिया है।
अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ग्रास दिया है फिर ग्रास ऑपर दिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे स्नैक दे दिया है फिर फ्रॉग दे दिया है। इसका मतलब इस ऑप्शन के कहने का मतलब ये है कि घास को जो है वो ग्रास ऑपर खाएगा, और ग्रास ऑपर को कौन सा खाएगा, स्नैक यानी सांप खाएंगे, और सांप को कौन खाएगा, फ्रॉग। ये उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन सी में कह रहा है पहले ही ग्रास ऊपर दे दिया, यानी टिड्डा फिर फ्रॉग फिर ग्रास फिर स्नैक, ग्रास को यहाँ थर्ड पोजीशन पे दे दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में अगर देखें तो ग्रास को लास्ट में दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में इन चारों में से कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो जो आंट यानी चींटियां दे रखा है, चींटियों के बाद यहाँ पे डियर दे रखा है, डियर के बाद यहाँ पे फॉक्स दे रखा है यानी लोमड़ी, और चौथे पे आपको दे रखा है टाइगर। तो यह क्या सवाल क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को जो खाएगा वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो आएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला होगा वो आपका हो जाएगा टॉप कंज्यूमर। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर के कौन कौन से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पेड़ पौधों को खाने वाला होगा वही तो प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये चौथा दे रखा है टाइगर, टाइगर प्राइमरी कंज्यूमर तो नहीं होगा क्योंकि ये घास फूस नहीं खाता है। तो पहले जिसमें 4 होगा उसको एलिमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका चला गया। ओके, अब हम लोग आते हैं फॉक्स की बात करते हैं। फॉक्स मतलब लोमड़ी की अगर हम लोग बात करें तो लोमड़ी क्या करता है, ये बेसिकली आपका ये सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, जो लोमड़ी होगा वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जहाँ पे ये होगा 3 ऑप्शन वो भी चला जाएगा, 3 यहाँ भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो ये भी ऑप्शन चला गया आपका, ये भी चला गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 1 और 2। अब ये चींटियों की अगर बात करें तो चींटियाँ जो होती हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर के साथ साथ डिकम्पोजर की कैटेगरी में भी आती हैं। डिकम्पोजर हम लोग उन एनिमल्स बोलते हैं जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो मर जाता है ना तो उसको खाने में ये अपना मतलब वो उसको खाते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो डेड हो जाए तो जो उसको खाते हैं नहीं, उससे जो डिकम्पोज करते हैं वो आ जाते हैं डिकम्पोजर की कैटेगरी में। अगर डिकम्पोजर की बात किया जाए कि सर इन चारों में से किस कैटेगरी में आएगा, तो बेसिकली जो डिकम्पोजर होता है ना वो चारों कैटेगरी में आ जाएगा, यानी इन चारों को कवर करने के लिए कौन होगा, डिकम्पोजर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो डिकम्पोजर होता है वो जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी प्लांट के जो पार्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे फंजाई हो गया, तो पहले ये समझ लीजिए कि जो डिकम्पोजर होते क्या हैं, तो ये या तो बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया के अलावा ये फंजाई की कैटेगरी वाले आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब डिकम्पोजर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फंजाई जो होता है ये प्रोड्यूसर को भी खाता है, यानी ये यहाँ पे भी इसको पोजीशन को रखा जा सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर में जो आएंगे उनको भी खाने का काम करता है, बिल्कुल खाएगा। बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो सभी को खाते हैं, बेसिकली इन ऊपर वाले तीनों को खा जाते हैं। तो बेसिकली जो डिकम्पोजर होता है वो चारों पोजीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। यही रीज़न है कि जो आंट्स यानी जो चींटियाँ होती हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर के साथ साथ आपका डिकम्पोजर की कैटेगरी में भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दे रखा है डियर, डियर जो होता है ये घास खाता है। ओके, तो 1 और 2 जहाँ पे है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन अ फूड चेन मैन इज, यानी फिर से अगर वही हम पिरामिड को बनाने की कोशिश करें, जिसमें मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश किया कि प्राइमरी कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर। तो अगर इंसानों की बात किया जाए तो इंसान जो होते हैं वो यहाँ पे भी रखे जा सकते हैं। कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे जो ये प्रोड्यूसर हो गया, सपोज कीजिए इंसान तो हर्बीवोर भी तो होता है बेसिकली, तो अब इसको जो खाने वाला है वो प्राइमरी कंज्यूमर में भी आ जाएगा। ओके,
ये प्राइमरी वाले में आ जाएगा। इसके अलावा ये जो इस एनिमल को खाने वाले, जैसे इंसान बकरियों को मतलब मांसाहारी होता ही है, तो प्रोड्यूसर को कौन खाता है? बकरियां खाती हैं, खरगोश खाते हैं, हिरन खाते हैं। अब इंसान क्या करता है? इन सभी को खाते हैं बेसिकली। तो इंसान यहाँ की इस वाले पोजीशन पे भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में आदमी आता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आदमी का जो पोजीशन होता है किसी ट्रॉफिक लेवल में अगर देखा जाए तो वो प्राइमरी कंज्यूमर के साथ साथ वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है। अगर ये इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वैसे अफ्रीका में तो खा ही जाते हैं लोग टाइगर वाइगर को, मतलब लेपर्ड हो गया या लायन को, तो वहाँ पे तो लोग खाते हैं। अगर वहाँ पे भी देखा जाए तो ये इस कंडीशन में भी आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल की कंडीशन में देखा जाए तो ये इंसान जो होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ क्विकली कि अगर ये कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को जो खा रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर हैं, तो प्रोड्यूसर को खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, हिरन हो गए, ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर हैं। अब इंसान की अगर बात किया जाए तो इंसान तो बहुत महान आत्मा है, वो मतलब जो भी मिल जाए उसको सब खा जाए। तो बेसिकली जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको भी इंसान खा जाता है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, अब उनको भी मतलब इंसान खा जाता है बेसिकली। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन द मरीन इकोसिस्टम, यानी किसी मरीन इकोसिस्टम की बात कर रहा है, द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, यानी मरीन इकोसिस्टम पहले होता क्या है ये समझ लीजिए। मरीन इकोसिस्टम एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे ओशन हो गया या कोई सी हो गया, समंदर हो गया, या कोई लेक्स हो गए। ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो मरीन इकोसिस्टम या मरीन इन्वायरमेंट होता है उसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा दे रखा है सीवीड्स, तीसरा दे रखा है मरीन एंजियोस्पर्म, चौथा दे रखा है एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स। तो प्राइमरी की बात कर रहा है ना, प्राइमरी में जो मरीन इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं ना किसी वाटर बॉडी के सतह पर, वो बेसिकली किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि जो सन रेज की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाए, यानी जो ऑटोट्रॉपिक एनिमल होते हैं बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, यही तो प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि ये सनरेज की प्रेजेंस में अपना भोजन बना रहे हैं और वो एक हिसाब से प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहा है तो बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, यानी ये कह रहा है कि बायोटिक, यानी बायोटिक का मतलब वो होता है जो जीवित जानवर होते हैं। दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है बायोटिक, मैंने ये पॉइंट आपको बता रखा है ऑलरेडी पहले से ही। दूसरा होता है ए बायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जिनमें जान होती है, यानी जो लिविंग होते हैं वो आपके बायोटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। ए बायोटिक की कैटेगरी में वो आते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ओके, और बायोटिक यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इस जो कंपोनेंट है, ये ऊपर वाला पहला कंपोनेंट है, कह रहा है इसमें प्रोड्यूसर सिस्टम कौन सा होता है। अगर काऊ की बात किया जाए, गाय की बात कर रहे हैं अगर, तो गाय प्रोड्यूसर होता है? नहीं, ये क्या होता है? ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, ना कि प्रोड्यूसर हो जाएगा। ओके, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। मोर की अगर बात किया जाए तो मोर यानी पिकॉक, पिकॉक जो होते हैं ये भी आपके प्राइमरी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गया, ये जो टिड्डे हो गए, यानी जो ग्रास होपर हो गए, इन सबको खाने वाला जो होगा ये पिकॉक होगा। ये बेसिकली एक तरीके का कार्निवोर एनिमल की कैटेगरी में आ जाएगा, कंज्यूमर, यानी ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। टाइगर की अगर बात किया जाए तो टाइगर जो होता है ये टॉप लेवल पे बैठा है, यानी ये टर्शियरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन आपका ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ये आपके प्रोड्यूसर होते हैं।
ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आए। तो ये पूछ क्या रहा है कि प्रोड्यूसर सिस्टम कौन सा है, तो ग्रीन प्लांट, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है और इसको आज हम लोग देखते हैं। इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी जो ऑटोट्रॉपिक लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं। द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक लेवल, यानी जो हेटेरोट्रॉपिक लेवल होता है उस पर जो प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। पहले ये समझिए, दो तरीके के इकोसिस्टम यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक होगा आपका लोटिक इकोसिस्टम, एक होगा आपका लैंटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम में बेसिकली जब कोई बहता हुआ जल मिले आपको, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें बहता हुआ जल पाया जाता है, बहता हुआ जल, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें बहता हुआ जल पाया जाए वो आपका लोटिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में आ जाएगा। और जिसमें ठहरा हुआ जल पाया जाए, यानी वो स्टैग्नेंट हो, ठहरा हुआ जल, वो आपका लैंटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करें तो लोटिक के एग्जाम्पल में अगर बहता हुआ देखा जाए तो हम लोग रिवर की बात करें तो रिवर क्या है, एक तरीके का लोटिक इकोसिस्टम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्ट्रीम की बात करें, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग्स की बात करें तो ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी वाटर बॉडी बह रही हैं, यानी उनमें से पानी बह रहा है, वो आपके लोटिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में आ जाएंगी। और ऐसे इकोसिस्टम जिनमें पानी रुका हुआ है या ठहरा हुआ है उसे हम लोग लैंटिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। अगर लैंटिक की एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे पॉन्ड्स हो गए, इसके अलावा लेक्स हो गया, और इसके अलावा आप कह लीजिए कि स्वैम्प्स हो गए। स्वैम्प्स के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका मार्सेस जो होते हैं, मरुस्थलीय, यानी जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, बेसिकली दलदली जो ज़मीन होती है वहाँ पे जो सिस्टम मिलता है वो आप इस मार्सेस की कैटेगरी में रख लीजिए। तो ये कुछ आपकी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, ये एग्जांपल कहीं आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब लोटिक और लैंटिक के बारे में आपको मैंने बताया, आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, यानी बहते हुए जो जल होते हैं वो वाला जो इकोसिस्टम कैरी करता है उसको हम लोग लोटिक की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर मैं पॉन्ड्स की बात करूं, पॉन्ड्स जो होता है ये रुका हुआ होता है, तो ये आपका लैंटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, स्वैम्प्स की अगर हम लोग बात करें, स्वैम्प्स जो होता है ये भी आपका किस में आएगा, लैंटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो मार्शी एरिया होती है, दलदली भूमि होती है, वो भी आपकी लैंटिक की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि ये सब रुके होते हैं एक जगह, ये मूव नहीं करती। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो रिवर दे रखा है, रिवर की जो पानी होते हैं वो मूव करते रहते हैं, इस वजह से ये लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ये 2023 की प्री में पूछ रखा है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड वन इज रीजन। तो असर्शन रीजन का सवाल है ये। असर्शन क्या कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन। ओके, तो लिम्नेटिक जोन यहाँ एक नया टर्म आया है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर आगे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लिम्नेटिक जोन? लिम्नेटिक जोन की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट किसी झील में या किसी तालाब में, सपोज कीजिए कोई वाटर बॉडीज है, यहाँ तक पानी इसमें लबालब भरा हुआ है। ओके, ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो सनरेज यहाँ से, ये सन हो गया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ सन बना दिया मैंने, तो सनरेज से ये किरणें यहाँ प्रॉपर तरीके से आ रही हैं ऊपर वाले पार्ट पे, तो ये जहाँ तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, जहाँ तक ये भेद के अंदर तक जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। यानी फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो सनरेज के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं।
तो बेसिकली एलगी हो गया, जो स्मॉल छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हो गए। तो इस एरिया में जितने भी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ग्रो करने की कंडीशन में रहेंगे, नहीं काफ़ी प्रॉपर तरीके से वो डेवलप करते रहते हैं। तो लिम्नेटिक जोन वही जोन होता है जो किसी वाटर बॉडी में जहाँ तक सनरेज यानी सूर्य की किरण उसको प्रॉपर तरीके से भेद के पहुँच सकती है। यानी अगर इस केस में देखा जाए तो सपोज कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वाटर बॉडीज में आपको क्या कहते हैं कि सनरेज प्रॉपर तरीके से पहुँचती हुई दिख रही है। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे, ओके, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती है वो होती है सूरज की किरण। अगर वो उन्हें प्रॉपर तरीके से मिल गया तो वहाँ पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया ही जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना भोजन बना लेंगे। तो लिम्नेटिक जोन वही जोन होता है जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ओके। तो असर्शन की अगर बात किया जाए तो क्या कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो इन एबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन ये कह रहा है कि लिम्नेटिक जोन इज एन ओपन वाटर सिस्टम। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि ये ओपन वाटर सिस्टम ही तो है, यानी यहाँ पे ये ओपन है, खुला है चारों, मतलब यहाँ पे ये देखिए ऊपर वाले साइड से पूरा खुला हुआ है, इस वजह से ये ओपन सिस्टम ही है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया और ये एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इसका असर्शन बोथ ए एंड आर ट्रू है और ये जो रीजन है इसको असर्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा था। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इन चारों में से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि माउंटेन्स, ऑप्शन ए में दे रखा है माउंटेन्स, इधर दे रखा है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट स्टेबल जो इकोसिस्टम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओशन, ना कि माउंटेन्स। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पे करेक्टली यानी सही वाले को चूज करना है, तो ये पहला वाला तो आपका गलत हो गया, क्योंकि माउंटेन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम नहीं होता है, ये होता है आपका ओशन, ओके, महासागर। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए बायोटिक कंपोनेंट, और ये सामने दे रखा है बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की बात किया जाए तो ये होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर जीवन पाया जाता है, यानी इनके अंदर लाइफ होती है। एबायोटिक जैसे हवा हो गया या सनरेज हो गया, ये सब जो होते हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, ओके। सॉरी। ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्रीन प्लांट और सामने दे रखा है इकोसिस्टम। बिल्कुल करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही तो इकोसिस्टम को मिलकर के बनाते हैं। तो ये ऑप्शन डी सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि रेनफॉल, और यहाँ दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रेनफॉल की वजह से नहीं होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन चला जाएगा, ओके। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एरा था उस समय से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। तो जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, ओके। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे बढ़ के जो टेम्परेचर आजकल देखने को मिल रहा है वही ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन को बताता है, ओके। तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आ गया है आपका फ्लो ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक से, ओके, यानी जो दूसरा टॉपिक था उससे सवाल देखने को मिलेगा। पहला सवाल कह रहा है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी। इको बॉडी माने इकोलॉजिकल बॉडी, इकोलॉजिकल बॉडी, ओके। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, तो इस धरती पे जो भी प्राइमरी सोर्स है वो आपका सन है। सन रेज जो होती है यानी जो सूरज की एनर्जी आ रही है वही इस धरती पे पाया जाने वाला प्राइमरी सोर्स की कैटेगरी में आएगा, ओके। तो ऑप्शन एक एक देखते हैं। एनर्जी एमिटेड फ्रॉम फर्मेंटेशन के थ्रू तो नहीं होता है एनर्जी जो आ रही है। प्रिजर्व वेजिटेबल शुगर, ये भी नहीं होगा। सोलर एनर्जी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का सवाल आया आपका करेक्ट आंसर सोलर एनर्जी ही होगा, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर इकोसिस्टम इज यूनि डायरेक्शनल, यानी इसके कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए जो मैंने आपको पिरामिड देके समझाया था, तो इसमें मैंने जो बताया था कि
एनर्जी जो होती है वो बेसिकली यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। सपोज कीजिए ये पहले वाले में जो प्रोड्यूसर थे उसको खाने वाला ये जो प्राइमरी कंज्यूमर था, ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है और प्राइमरी कंज्यूमर को वापस प्रोड्यूसर खा जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ को किसी बकरी ने खाया, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा जो पेड़ होगा वो बकरी को खा लेगा, ऐसा नहीं होगा। रिवर्स कंडीशन नहीं होगा। जब भी होगा ये यूनी डायरेक्शनल यानी वन डायरेक्शन में ही होगा। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है वन डायरेक्शन, किसी एक ही डायरेक्शन में ये होगा। क्या होगा? फ्लो ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी वो आपका यूनी डायरेक्शनल ही होगा, यूनी डायरेक्शनल। ओके, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। और कभी भी अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो वो सरासर गलत हो जाएगा। ओके, तो पहला क्या कह रहा है कि द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज द यूनी डायरेक्शनल। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट के बारे में ही पूछा है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर इज साइक्लिकल। साइक्लिकल नहीं होता है, क्यों? मैंने बताया कि यूनी डायरेक्शनल होता है, तो ये गलत हो गया। रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीज विद द इंक्रीज टॉपिक लेवल। ओके, कह रहा है कि जो रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल सिस्टम डिक्रीज विद इंक्रीज टॉपिक लेवल, टॉपिक लेवल के बढ़ने के बाद जो रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो घटता है, नहीं, बिल्कुल ये बढ़ता है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्पीसीज एट प्रोग्रेसिवली हाई ट्रॉपिक लेवल अपीयर्स टू बी लेस एफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी। नहीं, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी मोर एनर्जी वाले में आ जाएगा। ओके, क्योंकि जो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, जो प्लांट यहाँ पे बैठा हुआ है, टॉप लेवल पे कोई टाइगर है, तो अगर एनर्जी की बात किया जाए तो टाइगर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ओके, यानी जितना ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें एनर्जी जो होता है वो प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। यानी लेस की जगह यहाँ पे मोर होता तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेस दे रखा है जिस वजह से ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। यानी अभी मैंने जो बताया ये चार्ट आपको देख के सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने पे जो एनर्जी होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने हिसाब से समझ के बताइएगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में देखने को मिलेगा, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर पे देखने को मिलेगा, इसके बाद सेकेंडरी में, फिर टॉप लेवल पे देखने को मिलेगा। यानी जो एनर्जी होगा वो धीरे धीरे कम होगा। ओके, जो एनर्जी होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने पर एनर्जी जो होगा वो घटेगा। आगे अभी एक साइंटिस्ट आएंगे, साइंटिस्ट इन द सेंस एक इकोलॉजिस्ट आएंगे जिनका नाम लिंडेमैन था, उन्होंने 10% ला दिया था। वो यही कहता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होती है जो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में जाती है वो नीचे के 10% ही जाती है। सपोज कीजिए मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर समझाने की कोशिश करूँ तो प्रोड्यूसर के पास अगर 100 किलो एनर्जी है तो यहाँ पे आपका 10% जाएगा, यानी 1000 किलो है तो यहाँ पे 100 किलो आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे 10 किलो आएगा और यहाँ पे फाइनली 1 किलो ही एनर्जी बचेगी टॉप लेवल पे। तो यही है 10% रूल, यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी होगा वो 10% घटता जाएगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो घटेगा ना कि बढ़ेगा। आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाई। हाईएस्ट जो ट्रॉपिक लेवल पे कोई बैठा हुआ है वो कौन बैठेगा? तो मैंने आपको बताया कि वो टाइगर ही बैठेगा। बिल्कुल, अगर चारों सिस्टम में बताऊं, वापस से बना दूं, तो ये सवाल पूछ रहा है कि जो ये वाला है इसमें जो इकोसिस्टम यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो क्या होगा? हर्बीवोर होगा। हर्बीवोर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, तो हर्बीवोर तो यहाँ पे बैठेगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर होगा, तो ये तो नहीं होगा। कार्निवोर्स की अगर बात किया जाए तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा, कार्निवोर तो यहाँ आ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। वोमनीवोर होगा, क्योंकि ये सर्वाहारी, यानी टाइगर की अगर हम बात करें
तो बेसिकली ये ओमनीवोर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेपर्ड हो गया, आदमी को अगर यहाँ पे रख दे तो आदमी भी एक हिसाब से ओमनीवोर आता है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, लेकिन वहाँ पे मतलब टॉप कंज्यूमर का ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज ये भी ऑप्शन आपका आदमी के केस में करेक्ट हो जाता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टॉप लेवल पे कौन बैठा होता है? ओमनीवोर बैठा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले ये समझिए कि बायोमास होता क्या है। तो बायोमास होता है स्टूडेंट टोटल लिविंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी मेरे कहने का मतलब अगर मैं बायोमास को डिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश करूँ, व्हाट इज बायोमास, तो बायोमास किसी क्षेत्र में जीवित जीवों का कुल जीवित भार है, यानी किसी एरिया में या किसी क्षेत्र में जीवों का, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवों का कुल जीवित भार। अगर इसे समझाने की कोशिश करूं तो टोटल लिविंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बायोमास। यानी किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनका जो जीवित भार होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमास। पिरामिड का मतलब वही हुआ जो मैंने अभी आपको चार्ट बना के दिखाया था, कि इस चार्ट नहीं था, बेसिकली एक फिगर है ये। तो कुछ पिरामिड जो होते हैं जनरली ये ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर ये इस तरीके से है, ऊपर यहाँ पॉइंटेड है, यहाँ पे बाकी नीचे चौड़ा है, फैला है, तो इसे बोलते हैं अपवर्ड पिरामिड। ओके, अगर यही ऊपर चौड़ा हो जाए, नीचे पॉइंटेड हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड या डाउनवर्ड, इन्वर्टेड या रिवर्स। ओके, ये कुछ बेसिक चीजें आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सवाल क्या है कि जो बायोमास पिरामिड होता है वो रिवर्स होता है, यानी इस तरीके का होगा। वो किस कैटेगरी में होगा, विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम में? तो बायोमास जो पिरामिड होते हैं स्टूडेंट, अगर ये लैंड की बात किया जाए यानी जमीन पे, तो ये होगा आपका अपवर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी ये वाला एग्जांपल आपका सही हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैरीन इकोसिस्टम की बात करें या ओशन इकोसिस्टम की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? बायोमास पिरामिड आपका ये हो जाएगा इन्वर्टेड। यानी दूसरा बायोमास की अगर हम लोग बात करें, मरीन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये आपका हो जाएगा इन्वर्टेड, यानी उल्टा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने लैंड के केस में बताया कि जो बायोमास पिरामिड होता है वो अपवर्ड होता है, और जो मरीन के केस में देखा जाए तो वो इन्वर्टेड होगा। तो जो इस चारों ऑप्शन में मरीन होगा वही आपका इन्वर्टेड के केस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स पूछ रखा है, रिवर्स दे रखा है, या तो इसी को हम लोग इन्वर्टेड कह सकते हैं। तो पहला दे रखा है फॉरेस्ट मरीन नहीं होता, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉन्ड दे रखा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ग्रासलैंड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ड्राई लैंड, ये भी नहीं होगा। ओके, तो जब बायोमास जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड किस केस में होता है, तो वो मरीन वाले केस में होता है, यानी पानी वाले जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें इसका उल्टा बनता है। ओके, आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो टू, अच्छा दो स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन एंड रीजन, यानी ए एंड आर का यहाँ पे सवाल फिर से आ गया, असर्शन एंड रीजन का सवाल। ओके, पहला क्या कह रहा है? द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम is the biome with the densest and highest biomass, यानी सबसे पहले ये समझिए कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोमास पाया कहाँ जाता है। ओके, तो सपोज कीजिए ये आपका अर्थ हो गया, ये बीचों बीच यहाँ पे इक्वेटर चला गया, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ साइड आपका क्या है? इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो बेसिकली जो भी इकोसिस्टम इन सब के बीच में पाया जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम। यानी जो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम होता है ये बेसिकली ट्रॉपिक के बीच में ही पाया जाता है, यानी ट्रॉपिक से सटे हुए जितने भी कंट्री आपको देखने को मिलेंगे उस एरिया में आपको ये देखने को मिलता है।
तो पहला असर्शन क्या कह रहा है कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इज द बायोम विद द डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोमास। ये बिल्कुल सही होगा। इसका रीज़न ये है कि ये डेंसेस्ट इसलिए हो जाएगा कि स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हम 12 महीने यानी पूरे साल भर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सनरेज जो आती हैं वो परपेंडिकुलर इस एरिया में 12 महीने देखने को आपको मिलेगी। ओके, और जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बारिश इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। बारिश बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा हो तो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही परफेक्ट एक सिनेरियो बन जाता है। तो जो भी बायोमास यहाँ पे ग्रो करेंगे यानी इक्वेटोरियल रीजन में, वो बहुत ही डेंस होंगे और बहुत ज़्यादा उसमें बायोमास देखने को मिलेगा, यानी हाईएस्ट बायोमास। तो इसका असर्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, रीजन क्या कह रहा है कि देयर इज़ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रेंज। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी असर्शन भी करेक्ट है इसका और रीजन भी करेक्ट है। मैंने आपको वही बताया और इसका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसको। तो जो जिस भी ऑप्शन में आपको देखेगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट। तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट सी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम के बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल गूगल करके अध्ययन कर लीजिएगा। जब मैं इसका थियोरेटिकल लेक्चर लेके आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉपर तरीके से काम कैसे करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल, यानी जो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास का जो एनुअल प्रोडक्शन होता है वो मिनिमल यानी सबसे कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, यानी जो चार ऑप्शन दे रखा है डीप सी, प्रेरीज, टैगा एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। सवाल ये कह रहा है कि जो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास होगा वो सबसे कम किस में होगा। मिनिमल का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम। तो इसका एक बहुत ही फैक्चुअल आंसर हो जाएगा आपका डीप सी। डीप सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि डीप सी तक पहुंचने के लिए सनरेज यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। ओके, डीप सी में अपसेंट या सनरेज यानी सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से जो लाइफ होती है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती, यानी उनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लो लेवल पे चला जाता है। यही रीज़न है कि जो डीप सी होते हैं यानी जो समंदर का सबसे निचली स्तर देखने को मिलेगा, उसका जो एनुअल प्रोडक्शन की अगर वैल्यू देखा जाए तो बहुत कम हो जाता है। अगर सबसे ज़्यादा देखने को मिले, अगर देखना चाहें आप, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है एनुअल प्रोडक्शन, तो वो आपका मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। यानी ये तो हो गया मिनिमल की बात किया है। अगर मैक्सिमम की बात करूं कि मैक्सिमम कहाँ मिलता है, तो मिलता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया कहाँ जाएगा? ट्रॉपिक्स के बीच में। जो पिछला सवाल अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था, बेसिकली उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, क्योंकि जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है यानी ये बहुत ही घना होता है और इसमें जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली, क्योंकि 12 महीने यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल होते रहता है बेसिकली। ओके, तो यही रीज़न है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास होता रहता है। अगर इसको ऑर्डर में सजाने की कोशिश किया जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद आपका आ जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट के बाद आपका सवाना आएगा, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोई डिजर्ट आ जाएगा, डिजर्ट के बाद अगर देखा जाए तो टुंड्रा आ जाएगा। ओके, जब ये सवाल आएगा तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सिंपली आप इतना समझ जाइए कि जो एनुअल बायोमास का प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में होता है। टेम्परेट कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको अगेन एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ये जो भी यहाँ इनके बीच में पाया जाएगा वो आपका क्या होगा? ट्रॉपिकल, यानी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए तो इन्हीं के बीच में पाया जाएगा। लेकिन ये इधर आया तो इसके सदर्न चले आइए या तो इसके नदर्न चले जाइए, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ
जो लाइन है उसके ऊपर चले जाइए, 23.5 डिग्री जो साउथ लाइन है उसके नीचे चले आइए, तब आपको टेम्परेट वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर उतना गर्म नहीं होता है। यही रीजन है कि जो यूरोपियन कंट्रियाँ हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता। या ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर लिए तो वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी घटते हुए क्रम में होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किस सिस्टम में प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। अगर ओशन की बात किया जाए तो ओशन में उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होता। लेक की अगर बात किया जाए तो उसी के छोटा भाई एक है एक हिसाब से, तो लेक में भी उतना नहीं देखने को मिलेगा। ग्रासलैंड की बात किया जाए तो बिल्कुल इन दोनों से तो ज़्यादा मिलेगा। अगर मैनग्रोव की बात किया जाए, यानी जो दलदली भूमियाँ होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी मैनग्रोव में आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। और ओशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मिनिमम। ओके, तो इन्हें हम ऑर्डर में सजाने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओशन पहले दे दिया है। यहाँ पे मैनग्रोव्स, ऑप्शन बी में कह रहा है मैनग्रोव्स, फिर ओशन, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओशन जो है बीच में दे रखा है। ऑप्शन सी कह रहे हैं मैनग्रोव, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स, फिर ओशन। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनग्रोव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ओशन में सबसे कम देखने को मिलता है। तो मैनग्रोव के बाद क्या होगा आपका? ग्रासलैंड होगा। ग्रासलैंड के बाद फिर क्या हो जाएगा आपके? लेक्स हो जाएंगे। लेक्स के बाद आपको मिलेगा ओशन। ओके, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा इसका हो जाता है ना, और हर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती। यही रीजन है कि ओशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। इन चारों ऑप्शन में अगर कंपेयर किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है आपका ये मिसलेनियस टॉपिक से आ गया है, और इसमें जो पहला सवाल दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी सही है किसके बारे में? अबाउट बायोनॉमिक्स। अब सबसे पहले ये जानिए कि बायोनॉमिक्स होता क्या है, तब तो हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे ना। जब हमें टॉपिक या जो टर्म दिया है उसका मतलब अगर पता ही नहीं है तो हम सवाल के ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले सवाल का जो मेन टर्म होता है या थीम जो होती है उस सवाल से क्या पूछना चाह रहा है, तो पहले अगर उसको हम समझ पा रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिक आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। बायोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो बायोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं और उनके जो पर्यावरण होते हैं, उनके जो आपस में संबंध होते हैं, उसी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोनॉमिक्स। यानी it is the study of organism in relation to their environment। यही आपका डेफिनेशन है। ओके, बायोनॉमिक्स क्या होता है? जीव जो होते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट या उनका जो पर्यावरण होता है, उनके बीच में जो संबंध होते हैं, उसी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोनॉमिक्स। अगर हम लोग ये जो टर्म, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, तो पिछला 2 लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे भी मैंने सेम एक मिलता जुलता ही परिभाषा या डेफिनेशन बताया था। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है कि यही सेम डेफिनेशन आप इकोलॉजी को भी दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो इकोलॉजी है या जो बायोनॉमिक्स है, इन दोनों का जो डेफिनेशन होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये है कि जो दोनों वर्ड हैं एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिमस हैं, यानी समानार्थी हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है आपका, इट इज सिनोनिमस विद इकोलॉजी। यानी जो इकोलॉजी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था वही मिलता जुलता डेफिनेशन किसका है? आपका बायोनॉमिक्स का है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और पहला स्टेटमेंट दे रहा है इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। नहीं, इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ लाइफ नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए आपका गलत हो गया तो पहला ऑप्शन चला गया, ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन डी चला गया, तो आपका बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन 2 दे रखा है वो तो सिनोनिमस होता ही है। ऑप्शन 3 की क्या बात कर रहा है कि इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विद विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यह उन प्राकृतिक प्रणालियों के महत्व पर जोर देता है जो मानव प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी पॉइंट नंबर बी 2 और पॉइंट नंबर 3 ये दोनों आपके सही हैं।
यानी ये भी सही है, ये भी सही है। ए वाला आपका गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी इसको क्या कहा जाता है? जस्ट अ मिनट। हाँ, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल साइकिल। और इसी न्यूट्रिशनल साइकिल को अगर हम लोग इन चारों ऑप्शन की कैटेगरी में देखना चाहें तो पहला दे रखा है बायो जियो केमिकल साइकिल, दूसरा देख रहा है बायो जियोलॉजिकल साइकिल, तीसरा दे रखा है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, चौथा दे रखा है बायोलॉजिकल साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर रखा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर बायो जियो केमिकल की जगह न्यूट्रिशनल साइकिल दिया होता तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट the minimum area of the land required to completely sustain the life of a person is called, यानी जो मिनिमम एरिया की जरूरत होती है किसी भी लैंड पर किसी इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। यानी द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ पर्सन इज कॉल्ड हिज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो ये हमें बताता है कि हम पृथ्वी के संसाधनों का कितना उपयोग कर रहे हैं। यानी इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है ये हमें बताता है कि हम इस धरती पे पाए जाने वाले जितने नेचुरल रिसोर्स हैं हम उनका कितना उपयोग कर रहे हैं। ओके, और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अगर यूनिट की बात किया जाए, यूनिट, तो इसका यूनिट होता है आपका ग्लोबल हेक्टेयर। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो यूनिट होता है वो होता है आपका ग्लोबल हेक्टेयर्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, वही जो सेम यूनिट की बात कर रहा है, यूनिट पूछ रहा है किसका? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अभी अभी मैंने आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल हेक्टेयर्स होता है। ओके, ना तो ये नैनोमीटर होता है, ना तो क्यूबिक टन होता है, ना तो ऑप्पस क्यूबिक फुट होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की अगर बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो पौधा है या प्लांट है जो कि इको फ्रेंडली नहीं है या इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है? तो बबूल की अगर बात करें तो ये तो है इकोलिप्टस। यूकेलिप्टस की अगर बात करें तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जहां पे उगता है ना बहुत ज्यादा पानी लेता है, बहुत ज्यादा पानी लेता है। ओके, जो यूकेलिप्टस होता है स्टूडेंट, अगर उसका कोई जहां पे लगा दिया जाए ना उसके आसपास जितने भी वाटर जो कंडीशन होती है वो घटती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधा जो होता है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए नुकसानदायक है कि बहुत ज़्यादा ये पानी की खपत करता है। ओके, यही रीजन है, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग इकोटोन कहते हैं। यानी दो ट्रांजिशनल जोन होता है, दो कम्युनिटी के बीच में, दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अभी पिछले एक सवाल के दौरान हम लोगों ने 4 ऑप्शन देखा था, उसमें एक माउंटेन से मैच करा दिया था। क्या? मोस्ट माउंटेन को मैच कराया था किससे? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम से, जो कि गलत था।
तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? डिजर्ट नहीं होता है, माउंटेन भी नहीं होता, फॉरेस्ट भी नहीं होता, क्या होता है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम आपका ओशन, यानी महासागर जो होते हैं वो इस धरती पर सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जो डीप इकोलॉजी जो टर्म है किसने यूज किया था? तो अगर पहली बार की बात किया जाए कि सबसे पहले डीप इकोलॉजी जो टर्म है किसने यूज किया था स्टूडेंट, तो 1972 में नॉर्वेजियन फिलोसफर थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, नॉर्वेजियन फिलोसफर। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका अर्न्स्ट नीस। अर्न नीस, तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है डीप इकोलॉजी टर्म दिया था। अर्न नीस कब दिया था? 1972 में। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द मोनोक्लाइमैक्स थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी मोनोक्लाइमैक्स जो थियरी है इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो एफ ई क्लीमेंट या सी सी पार्क या डी वी एगर या एस जे गोड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ई क्लीमेंट्स। तो मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी जो था स्टूडेंट वो प्रतिपादित करने वाले जो थे उनका नाम था एफ ई क्लीमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इस थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए स्टूडेंट तो मतलब यानी एफ ई क्लेमेंट की जो मोनोक्लाइमैक्स थियरी है ये क्या कहती है? तो ये कहती है बेसिकली कि एवरी रीजन हैज वन क्लाइमैक्स कम्युनिटी टूवर्ड्स विच ऑल कम्युनिटीज आर डेवलपिंग, यानी इसके कहने का मतलब इस थियरी के कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है जिसकी ओर सभी समुदाय विकसित होते हैं, यानी जो सभी कम्युनिटी ऑल कम्युनिटीज हैं वो विकसित होती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ कि मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, वैसे ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ सकता है कि मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था। अगर इन केस भविष्य में कभी पूछ ले एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, और खासकर यूपी पीसीएस के जो एग्जामिनर है उनका तो बिल्कुल भरोसा नहीं करने लायक है, क्या पूछ ले भगवान ही जाने। ओके, तो मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो एवरी रीजन हैज वन क्लाइमैक्स कम्युनिटी towards which all communities are developing। ये जो थियरी है स्टूडेंट यही कहती है कि हर रीजन में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है जिसकी तरफ जो बाकी सभी कम्युनिटीज हैं वो डेवलप करने की, विकसित करने की कोशिश करते हैं या विकसित होते हैं। तो मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी किसने दिया था? एफ ई क्लेमेंट साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वाज इनंसिएटेड बाय, ये किसने दिया था स्टूडेंट? तो जो इकोलॉजिकल नीच की अवधारणा है उसको सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? तो उनका नाम था ग्रेनेल साहब ने दिया था। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डार्विन साहब जो हैं उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। क्या दिया था? थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली जो डार्विन साहब थे उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ओके, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, डार्विन साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इन्होंने कब लिखा था ये? तो ये 1859 में लिखा था। ये ईयर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। ओके, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक किताब लिखी थी डार्विन साहब ने। इनका जो थियरी था वो क्या था? वो इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया था। तो उस थियरी को बोलते थे थियरी ऑफ इवोल्यूशन, और किसके द्वारा? ये बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओके, अगर ईपी ओडम की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है, इन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी
ओके। ईपी ओडम साहब को मॉडर्न इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। ये कब लिखा था इन्होंने? तो 1953 में। ये 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट डार्विन जी के बारे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डार्विन जी का जब टॉपिक आएगा तो हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ इस सवाल में आप लोग सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखिए कि इन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था और इन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब लिखी थी? 1859 में। ओके, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनल साहब, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही इकोलॉजिकल नीच का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रतिपादित किया था। ओके, आई होप ये सवाल समझ में आएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं। इसको आप कहीं ना कहीं एक नोट्स में शॉर्ट नोट्स या समरी बना के लिखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आपके पास 3 से 4 पेज का जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंटर होगा ना, तो वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते, वो बहुत फैक्चुअल होते हैं। अगर ऐसे सवाल आ गए, या तो आपको आ रहा है या तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप तुक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे 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 सवालों में तुक्का लगाने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% हो जाता है। लेकिन ये सवाल कई बार रिपीट किया है, इसलिए मतलब ये सवाल अगर वापस आएगा तो आपके पास एक रटा रटाया बना बनाया नोट्स होना चाहिए, और आप उसे मतलब एग्जाम के एक दिन पहले 3-4 पेज का अगर ओवरऑल अगर आप समरी के फॉर्म में देखना चाहेंगे तो पूरा इन्वायरमेंट 3 से 4 पेज में आप कवर कर सकते हो, पॉइंटर के फॉर्म में। मैं कह रहा हूँ पॉइंटर के फॉर्म में, न कि नोट्स के फॉर्म में। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप समरी के रूप में बनाना चाहें तो इस सवाल से क्या बना सकते हैं? आप यही बना सकते हैं ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीज वाज इनिशिएटेड बाय, सामने लिख दीजिए ग्रेनल, बस खत्म। आप ऐसे सवाल अगर इकोलॉजिकल नीच का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, बस आप कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच भी लिख दीजिए, तब भी आप समझ जाएंगे कि किसने दिया था, ग्रेनल साहब ने दिया था। और पिछले जो सवाल में मैंने बताया आपको कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया था, तो आप सामने लिख दीजिए कि अपने नोट्स में लिख लीजिए कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी बाई एफ ई क्लेमेंट, बस खत्म हो गया। तो ऐसे अगर आप पॉइंटर के फॉर्म में अभी से आप नोट्स को समराइज करते जाएंगे तो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगा। ओके, यही रीज़न है कि मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ और मतलब एडवाइस भी दे रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के लिए। और अगर ये आप भविष्य पे छोड़ते जाएंगे तो लास्ट मोमेंट पे इतना बल्की हो जाएगा कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप प्रेशर में आ जाएंगे। ओके, तो आई होप मेरे पॉइंट को आप लोग समझ रहे होंगे। और अभी से आप लोग नोट्स बनाने की मतलब जो भी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस से मतलब संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो ये सवाल घिसे पिटे हैं, ये बार बार हर एग्ज़ाम में यूपीपीएससी के आए हैं, ये कई बार आ रखे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये मतलब एक शॉर्ट नोट्स या इसको समरी के फॉर्म में बनाते जाइए। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम, यानी इन चारों ऑप्शन में इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, इन चारों में पूछ रहा है कि वो कौन सा है ऑप्शन जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में शो कर रहा है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इकोक्लाइन। इकोक्लाइन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो इकोक्लाइन जो बेसिकली होता है वो इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है, इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है। ओके, इको मतलब इन्वायरमेंट से या इकोलॉजी से संबंधित है, तो ये इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है। हेलोक्लाइंस की अगर बात किया जाए तो ये साल्ट या सैलिनिटी ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है, सैलिनिटी ग्रेडियंट। ओके, पिक्नोक्लाइन की अगर बात किया जाए तो पिक्नोक्लाइन जो होता है ये आपका डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है, डेंसिटी ग्रेडियंट। ओके, और थर्मोक्लाइन की अगर बात किया जाए तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। वैसे थर्मोक्लाइन होता क्या है, तो किसी भी वाटर बॉडी में अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको थर्मोक्लाइन बोला जाता है, यानी और लेयर इन अ बॉडी ऑफ वाटर वेयर द टेम्परेचर चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ। यानी कहने का मतलब ये है कि थर्मोक्लाइन वाले कंडीशन में किसी वाटर बॉडी, एग्जांपल के तौर पे अगर हम समुद्र की या समंदर ओशन की बात करें, तो ओशन की आप जब नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर में ड्रास्टिकली या रैपिडली चेंजिंग देखने को मिलेगा आपको, तो उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। तो इस पर्टिकुलर सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात करा तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकनोक्लाइन। इकोक्लाइन इन्वायरमेंट ग्रेडियंट से बात कर रहा है, हेलोक्लाइन आपका सैलिनिटी के बारे में, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर ग्रेडियंट, पिकनोक्लाइन आपका डेंसिटी ग्रेडियंट। चारों ऑप्शन को मैंने एक एक करके लिख दिया है, आप इसे शॉर्ट नोट्स में कहीं समराइज फॉर्म में एक लिख लीजिएगा। इन केस भविष्य में अगर डेंसिटी की जगह आपका सैलिनिटी दे दे तो ऑटोमेटिक आप पकड़ लें, इन्वायरमेंटल दे दे आप ऑटोमेटिकली पकड़ लें। तो इसे शॉर्टकट में अभी आप लिखते चले जाइएगा तो आपका एक प्रॉपर तरीके से 3-4 पेज का नोट्स बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके रिविजन के लिए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 तरीके का स्टेटमेंट यानी असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है। ओके, असर्शन क्या कह रहा है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, ये सवाल आ रखा है ऑलरेडी, पिछले जो दो लेक्चर हम लोगों ने कवर किया है उनमें से किसी एक में ये सवाल को मैंने सॉल्व करा रखा है। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। अगर हर इकोसिस्टम अपना अलग अलग काम करेगा तो इस तरीके से सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब, सपोज कीजिए कि कोई एक अपना इकोसिस्टम है, कोई एक दूसरे का इकोसिस्टम है। अगर हम लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो हमें जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो अलग अलग कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के, वो एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंड है, ना कि नॉट इंटरडिपेंडेंट। यानी ये हैं, यहाँ पे नॉट लगा कि ये असर्शन जो है गलत कर दिया है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। रीजन क्या कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इंसानों का ही जो एक्टिविटी है, आज के समय में देखिए हमारा एनवायरनमेंट कितना गंदा हो रखा है। अगर ह्यूमन एक्टिविटी ना होती, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, या इंडस्ट्रियाँ जो बैठ रही हैं ढेर सारी वो नहीं होती, फॉरेस्ट की अगर कटिंग नहीं होती, तो हमारा इन्वायरमेंट कितना खूबसूरत या कितना शुद्ध होता। लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ही हमारे इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ओके, तो रीज़न जो है वो सही है, लेकिन असर्शन क्या है वो गलत है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, फॉल्स। अच्छा, ऑप्शन डी में दे रखा है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। यानी जो ये स्लोगन है, ये बेसिकली एक तरीके का स्लोगन है। ये किस मूवमेंट के थ्रू, किस मूवमेंट के दौरान इसका उपयोग किया गया था। यानी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, तो इसका जो मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है जिसके दौरान ये इसका उपयोग किया गया था, चिपको मूवमेंट। यानी चिपको मूवमेंट की बात करें, अगर एपिको मूवमेंट की बात करें तो ये कर्नाटका में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो नर्मदा रिवर जो है एमपी में, वहाँ पे काफ़ी मतलब बड़े बड़े डैम बनने की कोशिश की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसी के खिलाफ जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ओके, और चिपको मूवमेंट की अगर बात करें तो ये प्लांट से चिपक करके, मतलब फॉरेस्ट यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उस दौरान। इसका मतलब जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के ग्रामीण थे, वो पौधों से चिपक गए थे, इसी वजह से उसको चिपको मूवमेंट कहा जाता था। हर पेड़ से चिपक गए थे तो बेसिकली उसको चिपको मूवमेंट कहा गया, और उसी के दौरान ये इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी है, इसका स्लोगन दिया गया था। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको थोड़ा बेनिफिशियल होगी, थोड़ा क्या बहुत बेनिफिशियल होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है वो पसंद भी आ रही होगी। ओके, तो इस सीरीज में मैंने बायोलॉजी को कवर कर रखा है। बायोलॉजी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। अभी हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कवर करने की कोशिश। आज इसका ये थर्ड लेक्चर था इसका। बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और आप लोगों को फीडबैक का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको कोई भी कमी इस पूरे सीरीज के दौरान या किसी भी लेक्चर में महसूस हो रही होगी कि सर किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट अगर आपको मतलब सजेस्ट करना है तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर कीजिएगा या कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट है की ज़रूरत है इस सीरीज में। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी और आपको बेनिफिशियल भी लग रहा होगा। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ फिर से नए सवाल के साथ मिलेंगे, और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।